फिर से एक बार रिकैप करा दूँ, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हम जब भी कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो हमारे प्रोग्राम को एक मेमोरी एलोकेट किया जाता है। आप डायग्राम में देख सकते हो एक मेमोरी हमें मिला हुआ है। इसमें टोटल 4 पार्ट्स हैं। एक कोड का हिस्सा है, दूसरा स्टैटिक और ग्लोबल वेरिएबल्स को स्टोर करने के लिए, तीसरे पार्ट को हम कहते हैं स्टैक, और लास्ट वाले पार्ट को हम कहते हैं हीप। ये स्टैक और हीप जो है ये डेटा स्ट्रक्चर वाला नहीं है, इसका नाम है बस स्टैक और हीप। ठीक है, आप इस स्टैक को डेटा स्ट्रक्चर वाले स्टैक से कंफ्यूज मत होना और इस हीप को भी अपने डेटा स्ट्रक्चर वाले हीप से कंफ्यूज मत होना। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में आप देख सकते हो कुछ कोड लिखा हुआ है, नीचे और भी कोड है इसके। ये जो टेक्स्ट पार्ट है ये हमारे मेमोरी में इस लोकेशन पे स्टोर होगा जहाँ पे कोड और टेक्स्ट लिखा हुआ है। ठीक है, इस प्रोग्राम में जितने भी ग्लोबल वेरिएबल्स होंगे, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे एक टोटल नाम का हमने वेरिएबल बनाया है और ये ग्लोबल है। ग्लोबल कैसे पता चलता है? अगर वो वेरिएबल किसी भी फंक्शन के अंदर डिफाइन नहीं किया गया है, डिक्लेयर नहीं किया गया है, तो वो वाला ग्लोबल वेरिएबल कहलाएगा। तो टोटल जो है वो ग्लोबल वाले हिस्से में चला आएगा। इस स्टैक के हिस्से में आते हैं फंक्शन कॉल्स और हमारे सारे लोकल वेरिएबल्स। इस प्रोग्राम में अगर आप देखें तो फंक्शन कौन कौन सा है, ये स्क्वायर नाम का एक फंक्शन बनाया है हमने, ये स्क्वायर ऑफ सम नाम का एक फंक्शन बनाया है, उसी तरह मेन नाम का एक फंक्शन है। तो जब भी ये तीनों फंक्शन कॉल होंगे तो वो सब इस स्टैक में जाएगा। सिमिलरली लोकल वेरिएबल्स आप देख सकते हो, इस स्क्वायर नाम के फंक्शन में एक लोकल वेरिएबल है x, इस स्क्वायर ऑफ सम के नाम के वेरिएबल फंक्शन के अंदर जो लोकल वेरिएबल है वो है x और y, और यहाँ पे एक z। उसी तरह मेन में भी कुछ लोकल वेरिएबल्स होंगे, वो सारे लोकल वेरिएबल्स इसके अंदर आएगा। ठीक है, फिलहाल अभी हम हीप की बात नहीं कर रहे हैं, हीप हम लोग डायनेमिक मेमोरी में देखेंगे एक बार। अब देखते हैं इस प्रोग्राम को, एक नज़र देख ले क्या है इस प्रोग्राम में। प्रोग्राम में हमने लिखा है एक टोटल नाम का वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल बनाया है। उसके अलावा हमारे पास 3 फंक्शन है। पहला फंक्शन है स्क्वायर, दूसरा फंक्शन है स्क्वायर ऑफ सम, और तीसरा फंक्शन है मेन। हमें मालूम है कि कोई सा भी एग्जीक्यूशन प्रोग्राम का मेन से स्टार्ट होता है, तो मेन के पास आते हैं हम। मेन को अगर आप ध्यान से देखोगे तो मेन के अंदर हमने 2 लोकल वेरिएबल बनाया है, a और b नाम का, और उस पर वैल्यू दे रखा है 4 और 8। ठीक है, देन हमने नेक्स्ट लाइन में यहाँ पे क्या किया है, स्क्वायर ऑफ सम a, b, इस फंक्शन को कॉल किया है। कौन सा फंक्शन? स्क्वायर ऑफ सम को, और उसके पैरामीटर्स कौन से पास किए हैं? a और b पास किए हैं पैरामीटर्स में। तो a की वैल्यू 4 है और b की वैल्यू 8 है। हमने फर्स्ट ईयर में भी देखा है, ये वाला कॉल बाय वैल्यू है। तो इस स्क्वायर ऑफ सम जो है फंक्शन, यहाँ पे ये फंक्शन कॉल होगा। यहाँ पे फंक्शन कॉल है, कैसे मालूम? फंक्शन का नाम लिखा हो, पैरामीटर्स दिए हुए हो और सेमी कॉलन लगा हो, इसका मतलब हम फंक्शन कॉल कर रहे हैं। ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा कैसे? यहाँ पे ध्यान से देखो तो आपको एक असाइनमेंट ऑपरेटर लगा है। असाइनमेंट ऑपरेटर का मतलब आप पहले राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, उसका जो भी आंसर आएगा वो आप लेफ्ट हैंड साइड वाले में असाइन कर देंगे। राइट हैंड साइड में एक फंक्शन हमने कॉल कर रखा है स्क्वायर ऑफ सम, तो पहले ये सॉल्व होगा। स्क्वायर ऑफ सम के पास अगर आप देखते हो इस फंक्शन में यहाँ पर, तो यहाँ हमने 2 वेरिएबल बना रखे हैं x और y। तो इस a की वैल्यू जो है वो इस x में जाके कॉपी हो जाएगी। सिमिलरली इस b की वैल्यू जो हमने पास किया है वो y में जाके कॉपी हो जाएगी। ठीक है, कॉल बाय वैल्यू है यहाँ। इस फंक्शन की बॉडी के अंदर आप देखोगे तो हमने एक z नाम का एक लोकल वेरिएबल बना रखा है, और यहाँ पे भी असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ करके हम फंक्शन कॉल कर रहे हैं। ये एक नया फंक्शन आ गया फिर स्क्वायर नाम का। ये स्क्वायर नाम का फंक्शन कहाँ डिक्लेयर किया है, डिफ़ाइन किया हुआ है? यहाँ पे डिफ़ाइन किया हुआ है। इसमें हम लोग क्या पास कर रहे हैं? x प्लस वाई की वैल्यू। x प्लस वाई की वैल्यू यहाँ से आ चुकी थी, वो है 4 और 8। तो हम लास्टली यहाँ पे पास क्या कर रहे हैं? 4 प्लस 8 का सम, यानी कि 12। तो अब हम स्क्वायर वाले फंक्शन को कॉल करेंगे, या ये वाला फंक्शन कॉल होगा। यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ से जो हमने पास किया वो यहाँ आगे के कॉपी हो गई, यानी इस x की वैल्यू है 12। आप यहाँ से रिटर्न कर रहे हो x मल्टीप्लाई x, यानी x स्क्वायर मल्टीप्लाई कर रहे हो। 12 का स्क्वायर होता है 144, यानी ये फंक्शन आपको 144 रिटर्न करेगा। वो रिटर्न हो करके यहाँ आओगे, z की वैल्यू हो जाएगी 144,
फिर स्टेटमेंट ये वाला चलेगा, यहाँ से आपको मिलेगा 144 और फिर लास्टली आप यहाँ रिटर्न होके आओगे और ये 144 जो है वो टोटल नाम के वेरिएबल में कॉपी हो जाएगा। ठीक है, फिर जा कर के ये प्रिंटफ नाम का फंक्शन चलेगा और आप टोटल वैल्यू 144 जो है प्रिंट करा दोगे। इस प्रोग्राम में समझने लायक कुछ भी नहीं था। अब हम ये देखते हैं कि ये सारे वेरिएबल्स, ये सारे फंक्शंस जो हैं मेमोरी में स्टोर कहाँ होंगे। ठीक है, यहाँ ध्यान से देखो, हमने क्या किया, अभी हीप की बात हम कर ही नहीं रहे तो हीप को हमने यहाँ पे मेंशन भी नहीं किया। अभी फ़िलहाल हम स्टैक और ग्लोबल और कोड वाले हिस्से में काम करेंगे। कोड वाले हिस्से को भी हम ज़्यादा फोकस नहीं करें क्योंकि ये टेक्स्ट का हिस्सा है, तो वहाँ पे हमें मालूम है कि टेक्स्ट जो है वो कॉपी हो जाएगी। ठीक है, यानी अभी फ़िलहाल हम फोकस करेंगे ग्लोबल और स्टैक पे। हमारे पूरे प्रोग्राम में एक ही ग्लोबल वेरिएबल था टोटल, वो ग्लोबल वाले हिस्से में जा कर के स्टोर हो गया। ठीक है, सबसे पहला एग्जीक्यूशन जो होता है वो कौन सा होता है, मेन का एग्जीक्यूशन होता है। और मैंने अभी बताया कि स्टैक वाले हिस्से में हम सारे फंक्शन कॉल्स और सारे लोकल वेरिएबल्स को स्टोर करते हैं। तो जो सबसे पहला फंक्शन हुआ है वो है हमारा मेन। तो ये मेन जो है स्टैक में जा कर के सेव हो जाएगा। ठीक है, जब भी कोई फंक्शन इस तरह से सेव होता है तो हम उसको कहते हैं स्टैक फ्रेम, यानी कि मेन का एक स्टैक फ्रेम क्रिएट होगा। मेन के स्टैक फ्रेम में हमें दो लोकल वेरिएबल्स मिले हैं a और b, तो वो a और b भी इसके अंदर स्टोर हो जाएंगे। ये टोटल जो है वो लोकल नहीं है, ध्यान देना, ये टोटल ग्लोबल है, ऑलरेडी यहाँ पे स्टोर्ड किया हुआ है। अब देखो, जब हम इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर रहे थे तो हमारे पास सम ऑफ स्क्वायर नाम का एक नया फंक्शन कॉल हुआ है। फंक्शन कॉल जब भी होगा तो हम उसको स्टैक में स्टोर कराते हैं और हमें ये भी मालूम है कि यहाँ से इस स्टेटमेंट के बाद ये वाला लाइन नहीं चला है। इसके बाद हम सम ऑफ स्क्वायर वाले फंक्शन को ऊपर जो लिखा था उसको हम लोगों ने कॉल किया था, तो मेन का एग्जीक्यूशन रुक जाएगा। प्रेजेंटली अभी ये वाला प्ले चल रहा था, ये वाला हो रहा था, लेकिन अब क्या होगा, अब ये पॉज हो जाएगा और हम लोग इस वाले फंक्शन के बाद सम ऑफ स्क्वायर नाम का फंक्शन जो है इसको प्ले करेंगे, यानी ये वाला एग्जीक्यूट होगा। अब आप सम ऑफ स्क्वायर वाले को याद करो, ऊपर दिख तो नहीं रहा है, उसमें क्या क्या वेरिएबल थे, x और y, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे से पास किया है, कॉपी हो गया था, और उसके अलावा एक और वेरिएबल था z नाम का। तो वो तीनों लोकल वेरिएबल्स जो हैं वो भी यहाँ पे स्टोर्ड हो गए। ठीक है, सम ऑफ स्क्वायर नाम के फंक्शन के बाद हम लोगों ने देखा था कि हमारे पास एक नया फंक्शन आया है स्क्वायर। सम ऑफ स्क्वायर ने किसको कॉल किया था, स्क्वायर फंक्शन को। तो ये वाला फंक्शन भी पॉज हो जाएगा और फिर हम लोग इस वाले फंक्शन को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करेंगे। स्क्वायर नाम का फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, उसके अंदर एक लोकल वेरिएबल सिर्फ एक ही है, x नाम का, जो कि रिटर्न कर रहा था x स्क्वायर। ये प्रोसेस जब कंप्लीट हो जाएगा, फिर ये वाला फंक्शन का काम ख़त्म हो गया, तो ये फंक्शन यहाँ से रिमूव हो जाएगा और ये एग्जीक्यूशन वापस से रिज्यूम करेगा। ये एग्जीक्यूशन रिज्यूम करेगा, वहाँ से हमें x प्लस वाई का स्क्वायर निकला है जो कि z में स्टोर्ड हो गया था। फाइनली ये वाला फंक्शन भी कंप्लीट हो गया है, तो ये भी स्टैक फ्रेम से बाहर निकल आएगा और लास्टली फिर हम मेन के पास आ जाएंगे। और अब मेन के पास जब हम आएंगे तो हमारा प्रिंटफ फंक्शन चलेगा। तो इस मेन के ऊपर यहाँ पे ये दोनों तो गायब हो चुके हैं, यहाँ पे एक प्रिंटफ फंक्शन, फिर आपने फंक्शन है क्योंकि प्रिंटफ भी, तो प्रिंटफ फंक्शन यहाँ पे आ जाएगा और हमें फाइनली ये मिलेगा। आपको अगर ये क्लियरली नहीं समझ में आ रहा हो तो इसके लिए मैंने एक नया डायग्राम भी बना रखा है, आप उस डायग्राम से भी देख सकते हो। नेक्स्ट पेज पे है वो डायग्राम, मैं दिखा रहा हूँ आपको। आप देखो यहाँ पे एग्जीक्यूशन इसका जो था वो कैसा था। सबसे पहले हम लोगों ने मेन को कॉल किया, ये स्टैक है ना, ग्लोबल वाले हिस्से को, कोड वाले और हीप वाले को मैंने अभी यहाँ लिख ही नहीं रहा हूँ, सिर्फ स्टैक की बात कर रहा हूँ। सबसे पहले मेन कॉल हुआ था, मेन कॉल होने के बाद स्क्वायर ऑफ सम कॉल हुआ, स्क्वायर ऑफ सम ने स्क्वायर को कॉल किया। उसके बाद हम लोग कहाँ आ गए थे, स्क्वायर ऑफ सम के बाद जब स्क्वायर कॉल किया तो ये एग्जीक्यूट हो जाने के बाद स्क्वायर का काम ख़त्म हो गया था, स्क्वायर फंक्शन का काम ख़त्म हो गया, तो फिर वापस हम स्क्वायर ऑफ सम के पास आ गए थे। स्क्वायर ऑफ सम के एग्जीक्यूशन हो जाने के बाद मेन का नेक्स्ट लाइन चला, नेक्स्ट लाइन में प्रिंटफ लिखा हुआ था, यानी कि अब हमें प्रिंटफ स्टेटमेंट को चलाना था, तो प्रिंटफ आ जाएगा स्टैक फ्रेम में।
प्रिंटफ के एग्जीक्यूट हो जाने के बाद मेन आ जाएगा वापस से, क्योंकि रिटर्न 0 लिखा हुआ है वहाँ पे। अब जब वो रिटर्न 0 भी एग्जीक्यूट हो गया, यानी मेन फंक्शन भी कंप्लीट हो चुका है, तो अब हमारा स्टैक वाला हिस्सा जो है वो खाली हो गया। अब आप बोलोगे सर ये सब आप बता क्यों रहे हो? ये बता इसलिए रहा हूँ मैं, क्योंकि हम जब भी मेमोरी एलोकेट करते हैं अपने प्रोग्राम को, तो कल भी मैंने बताया था कि ये तीनों पार्ट जो है वो फिक्स्ड रहता है, ठीक है। इसकी साइज़ जो है आप रन टाइम पे बढ़ा नहीं सकते, इसकी साइज़ आपको कंपाइल टाइम पे ही मिल जाती है और आपको उसी में एडजस्ट करना है। आपको एक नॉर्मल एग्जांपल बताता हूँ। मान लो आपने एक रिकर्जन का प्रोग्राम बनाया है और उसमें आपने इफ़ स्टेटमेंट नहीं लगाया। रिकर्जन के प्रोग्राम में हमें हमेशा इफ़ स्टेटमेंट लगाना होता है ताकि वो रुक सके। मान लो आपने वो इफ़ स्टेटमेंट नहीं लगाया, तो रिकर्जन करेगा क्या? एक रिकर्सिव कॉल के वजह से दूसरा फंक्शन रिकर्जन आएगा, उसके वजह से फिर एक रिकर्जन आएगा, फिर से एक रिकर्जन आएगा, यानी कि स्टैक फ्रेम में ये भर चुका, उसके बाद फिर से एक बार रिकर्सिव कॉल हुआ, फिर से एक बार रिकर्सिव कॉल हुआ, एक बार रिकर्सिव और कॉल हुआ। एक टाइम ऐसा आएगा जब ये मेमोरी, क्योंकि इसकी साइज़ तो फिक्स है, तो ये मेमोरी इस रिकर्सिव कॉल के वजह से फुल हो जाएगी और उस केस में आपको नया रिकर्सिव कॉल नहीं मिल पाएगा और उस समय हम कहते हैं कि हमारा स्टैक जो है वो ओवरफ्लो हो गया है, अब हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ऐसे केस में आपको एक एरर मैसेज आता है स्टैक ओवरफ्लो का, हम लोग आगे इसके बारे में और पढ़ेंगे भी। यानी कहने का मतलब ये है कि आप इस तीनों के पार्ट के भरोसे अगर चलोगे तो आप रन टाइम पे तो नया मेमोरी क्रिएट नहीं कर सकते। जैसे स्टार्टिंग में हम लोगों ने मान लो एज्यूम किया कि हमें टोटल 100 स्टूडेंट्स की ही डिटेल लेनी थी, तो आप एरेज जो है 100 का बना लिया, लेकिन रन टाइम पे यूज़र ने आपको 100 की जगह 200 स्टूडेंट्स की डिटेल दे दी, तो आप उस 200 एक्स्ट्रा जो 100 स्टूडेंट्स है उसकी डिटेल आप नहीं स्टोर करा पाओगे। क्यों? क्योंकि एरेज जो था वो स्टैक में आपने 100 का ही बनाया था, तो बाकी के 100 स्टूडेंट्स का डिटेल हम स्टोर नहीं करा पाएंगे। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? अगर रन टाइम पे हमें मेमोरी की ज़रूरत पड़ती है जो कि हमने कंपाइल टाइम पे एलोकेट नहीं कर रखा है, तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन बचता है कि हम उस एक्स्ट्रा मेमोरी को जो रन टाइम पे मिल रही है हमें, उसको डायनेमिकली स्टोर कराएं। और जब भी हम किसी मेमोरी को डायनेमिकली स्टोर कराते हैं तो वो हीप वाले हिस्से में जाता है। कल भी बताया था मैंने, ये वाला पार्ट जो है वो फिक्स्ड रहेगा, इसकी साइज़ फिक्स्ड होती है, लेकिन ये हीप की साइज़ जो है वो फिक्स्ड नहीं है। आप इसमें कितने भी एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हो, कितने भी एलिमेंट्स को डिलीट कर सकते हो। यानी कुल मिला जुला के अगर देखा जाए तो मान लो आपको एक ऐसा एरे बनाना है जिसकी साइज़ यूज़र आपको नहीं बता रहा है कंपाइल टाइम पे, तो आप उस एरे को डायनेमिकली मेमोरी दे सकते हो। रन टाइम पे यूज़र जितने भी मेमोरी की डिमांड करेगा वो सारी मेमोरी आप हीप से उसको दे दोगे और आपका काम बन जाएगा। और इसके लिए जो हम लोग यूज़ करते हैं सी लैंग्वेज में, हमारे पास टोटल 3 फंक्शंस हैं। कौन कौन सा? उसके नाम है, मैं नाम टाइप कर देता हूँ। उसके नाम है कैलॉक, उसके अलावा एक और फंक्शन है मैलॉक, उसके अलावा एक और फंक्शन है रीएलॉक। ये 3 फंक्शन हैं। यहाँ अगर नहीं दिख रहा तो मैं यहाँ टाइप कर देता हूँ, कैलॉक, मैलॉक और रीएलॉक। ये तीनों फंक्शंस हैं और ये बिल्ट इन फंक्शंस हैं, सी के थ्रू मिले हुए हैं हमें ऑलरेडी। इसके लिए हमें कुछ और करने की ज़रूरत ही नहीं है, बस इसको डायरेक्टली कॉल कर लो। जैसे प्रिंटफ स्कैनफ होता है वैसे ये फंक्शंस हैं, आप इसको डायरेक्टली यूज़ करके अपने हीप में डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे एक बात और आती है, ये तीनों जो हिस्से हैं ये फिक्स्ड थे, कंपाइल टाइम पे हमने दिया, ये वाला फिक्स्ड नहीं है और ये हमने रन टाइम पे दिया है, ठीक है। लेकिन इसकी एक और बात है, जैसे ही ये प्रोग्राम पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो ये वाला पोर्शन जो है ना ये फ्री हो जाता है, ठीक है। ये वाले पोर्शन को वापस ले लिया जाता है सीपीयू के द्वारा और ये हिस्सा किसी और प्रोग्राम को दिया जा सकता है। लेकिन जब भी हम किसी वेरिएबल को या किसी फंक्शन को हीप में मेमोरी देते हैं तो ये वाला मेमोरी उसके लिए परमानेंट हो जाता है। आप जब तक इस मेमोरी से उसको डिलीट नहीं करोगे तब तक सीपीयू आपको इस मेमोरी को अपने पास किसी और प्रोग्राम को देने के लिए यूज़ नहीं कर पाएगा। इसका मतलब
आपने इन तीनों फंक्शन की मदद से जब डायनामिकली मेमोरी एलोकेट किया था तो ये परमानेंट हो गया। यानी अगर आप इस प्रोग्राम के ख़त्म हो जाने के बाद भी वो मेमोरी उसके पास ही है अभी भी, तो अब हम क्या करना चाहेंगे कि उस मेमोरी को फ्री करना चाहेंगे, रिलीज़ करना चाहेंगे। तो हमारे पास एक और भी फंक्शन होता है जिसकी मदद से हम मेमोरी को फ्री करते हैं और उसका नाम ही है फ्री। ये भी एक बिल्ट इन फंक्शन है सी लैंग्वेज का। आप इन चारों की मदद से, पहले तीन की मदद से आप मेमोरी एलोकेट कर सकते हो और लास्ट वाले फंक्शन की मदद से आप उस मेमोरी को रिलीज़ कर सकते हो। ठीक है। अगर C++ की बात करें तो वहाँ पे फंक्शंस नहीं होते हैं, वहाँ पे दो ऑपरेटर्स होते हैं। वो कौन से हैं? पहले ऑपरेटर्स का नाम है न्यू और दूसरे ऑपरेटर का नाम है डिलीट। अब आप सभी को ये पता है कि C++ जो है वो C का ही एक सुपर सबसेट है। इसका मतलब आप C के वो सारे काम C++ में कर सकते हो। यानी कि आप ऊपर के चार फंक्शंस जो स्कैलॉक, मैलॉक, रीएलॉक और फ्री लिखा है, ये C का फंक्शन है। आप इसको C++ में भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर आप पर्टिकुलरली पूछना चाहोगे कि नहीं सर आप मुझे प्योर C++ के फंक्शंस बताओ या C++ के ऑपरेटर्स बताओ, तो C++ ने आपको सिर्फ और सिर्फ दो ऑपरेटर्स दिए हैं, न्यू और डिलीट। ये ऑपरेटर्स हैं और ये फंक्शंस हैं। ठीक है, दोनों के बीच में डिफरेंस समझ लेना। ये चारों फंक्शंस हैं और ये दोनों ऑपरेटर्स हैं। हम पहले इन चारों के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद मैं आपको इन दोनों के बारे में भी पढ़ाऊँगा। ठीक है, मुझे नहीं लगता यहाँ तक में समझने में कोई डाउट आई होगी। ये डायग्राम आपको समझ में आ ही गया होगा। आप इसको देख सकते हो, स्टैक ओवरफ्लो जो मैंने अभी बताया उसके दो बेसिक एग्जांपल आपको बताया भी है, फिर से सुन लो। इनफाइनाइट रिकर्जन, अगर आपने एक रिकर्सिव कॉल किया है जिसमें इफ़ स्टेटमेंट नहीं लगाया तो एप्लीकेशन जो है आपका एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा। आपको स्टैक ओवरफ्लो का एक टाइम ऐसा आएगा जब आपके पास स्टैक की मेमोरी तो फिक्स्ड है, वो फुल हो जाएगा रिकर्सिव कॉल होते होते, और फिर लास्टली आप उसको एग्जीक्यूट नहीं करा पाओगे। ठीक है। सिमिलरली आप एरेज की साइज़ को कंपाइल टाइम पे ही बताते हो। अगर आप रन टाइम पे बताना चाहो तो उसके लिए आपको डायनेमिकली बताना पड़ेगा। ठीक है। अब हम लोग डायरेक्टली इस पे ही आ जाते हैं टॉपिक पे।